उनका बेल एंटीसिपेटरी बेल यहाँ से देने से माननीय उच्च न्यायालय ने पटना जो है सो हाई कोर्ट में उनको इनकार किया था। तो ये 2017 की बात है। तो केवल इस आधार पर किसी व्यक्ति को कि बेल नहीं मिला है इसीलिए वो मंत्री नहीं बन सकते, ये कहना कदापि उचित नहीं है। 7/7/2022 को ऑर्डर हुआ था जिसमें उन्होंने विथड्रॉल किया था कि हम चार्ज फ्रेमिंग के बाद आएंगे इस लिबर्टी के साथ। तो ये जो तमाम तरह का चीज़ें देख रहे हैं वो किसी भी माने एक लाइन में कानूनी बिंदु से, हालांकि राजनीतिक बहुत सारा कारण हो सकता है इस्तीफा देने का, इस चीज़ पर मैं नहीं कह सकता, लेकिन कानूनी की बात जो मैंने बताया कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 173 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है जिसमें सेक्शन 8 का सब सेक्शन 3 है, जिसमें और सेक्शन 8 में भी जो अवलोकन करेंगे उस आधार पर जो है सो इनको अभी वर्तमान में इस्तीफा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 वर्ष से अधिक की सज़ा हुई है, ध्यान दीजिएगा, ये एक लीगल पॉइंट है। 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक की सजा हुई है वही व्यक्ति जो है सो डिस्क्वालीफाइड होगा टू बी ए मेंबर ऑफ एनी असेंबली। आपके जो विपक्षी हैं उनको अभी उनका मौका मिला तो वो बात को रखेंगे, आपके तरफ से भी प्रवक्ता होंगे, वो चीज़ों का अवलोकन करेंगे, ध्यान से सारे चीज़ों का अवलोकन करके वो करेंगे। लेकिन मूल बात मैं बता दूं, केवल यदि एफआईआर के आधार पर किसी व्यक्ति को यदि सज़ा होने लगे और या डिस्क्वालिफिकेशन होने लगे तो आज के डेट में किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई भी, हमको लगता है 99.9% लोग हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई, जो पॉलिटिकल लोग हैं तो कोई ना कोई मुकदमा रहता है, चूँकि सरकार के विरुद्ध वो आंदोलन करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिहार में एक बार फिर से परिवर्तन हुआ है और 2 सरकार जो थी बीजेपी और जेडीयू की एक बार फिर से पलट गई है और जेडीयू जो है आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना ली है। हालांकि चर्चा आजकल सबसे ज़्यादा जो चल रही है समाचार पत्रों में और टेलीविज़न पे कि जो कानून मंत्री बिहार के बनाए गए हैं उन पर एफआईआर दर्ज था, कोर्ट में पेशी होनी थी, उसी दिन वे अपना शपथ ग्रहण कर रहे थे। इसी पे हम सर के पास आए हुए हैं, हमारे साथ अभी मौजूद हैं पटना हाई कोर्ट के प्रसिद्ध वकील सुरेंद्र भारती सर। सर, सबसे पहले आपसे हम यही जानेंगे कि जो कार्तिकेय सिंह हैं उन पर एफआईआर दर्ज था और वो कोर्ट में पेश होने वाले थे, कहा जा रहा था कि अब कोर्ट में जाएंगे, उनको कानून मंत्री कैसे बना दी गई। विपक्ष की जो पार्टियां हैं बीजेपी और तमाम पार्टियां सवाल उठा रहे हैं, तो क्या उनको अब उनका पद छीन लिया जाएगा, आगे का क्या प्रोसेस होगा इसमें कानून? सबसे बड़ी बात आप एक चीज़ समझिए, जो अभी जो कल जो सरकार का गठन हुआ और उसमें जो कानून मंत्री जो हमारे बने वो उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया, अभी जो आज की जो खबर चल रही है कि क्या उनके ऊपर मुकदमा दर्ज था, इस आधार पर उनको नहीं बनना चाहिए या डिस्क्वालीफाइड हो गए, इस्तीफा दे देना चाहिए, ये बात हो रही। तो मैं कानूनी एस्पेक्ट से आपको बता दूं कि किसी भी व्यक्ति पर यदि केवल इस आधार पर कि उनके ऊपर आरोप है या एफआईआर है तो वो व्यक्ति को जो है सो वो डिस्क्वालीफाइड हो गया मंत्रिमंडल में रहने से या विधायक बनने से या एमपी बनने से, ये सब गलत बात है। उसके लिए देखिए, सबसे बड़ी बात आपको बता रहे हैं कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 173 है जिसमें इस बात को बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को यदि स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली का वो मेंबर बनेंगे वही व्यक्ति जो है सो मंत्रिमंडल में भी उनको जगह मिलेगा। तो उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो पहला चीज़ है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा है कि उसकी उम्र जो है सो 25 वर्ष होनी चाहिए, और अन्य माने और किसी भी न्यायालय के द्वारा डिस्क्वालीफाइड का जो क्राइटेरिया है वो नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले डिस्क्वालिफिकेशन का जहाँ तक सवाल है तो उसके संदर्भ में एक अलग से एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में, उसमें भी प्रावधान दिया गया जिसमें संशोधन करके हाल फिलहाल में जोड़ा गया कि किसी भी व्यक्ति को यदि केवल केस है तो वो डिस्क्वालिफिकेशन का आधार नहीं है, ट्रायल चल रहा है ये भी आधार नहीं है, बेल रिजेक्ट हो गया ये भी आधार नहीं है। तो आधार जो उसका है वो यह है कि वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के ऊपर इल्ज़ाम है, तो आपको देखना ये होगा कि वो इल्ज़ाम के तौर पर जब आप देखेंगे तो सेक्शन 8 का सब सेक्शन 3 है जिसमें बताया गया कि कोई भी व्यक्ति को यदि 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक की सज़ा हुई है, ध्यान दीजिएगा, ये एक लीगल पॉइंट है, 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक की सजा हुई है वही व्यक्ति जो है सो डिस्क्वालीफाइड होगा टू बी ए मेंबर ऑफ एनी असेंबली। तो अब इस सवाल ये है कि उनको सजा ट्रायल में होता है, तो ट्रायल का अभी स्टेज है नहीं। और उस दिन जो अपीयरेंस की जो बात कही जा रही है वो अपीयरेंस का मतलब, अभी जो देखिए इससे पहले जो हाई कोर्ट में मैं आपको ऑर्डर दिखा रहा हूँ, जिस ऑर्डर का जिक्र करके इससे पहले उनका बेल एंटीसिपेटरी बेल यहाँ से देने से माननीय उच्च न्यायालय ने पटना जो है सो हाई कोर्ट में उनको इनकार किया था। तो ये 2017 की बात है। तो केवल इस आधार पर किसी व्यक्ति को कि बेल नहीं मिला है इसीलिए वो मंत्री नहीं बन सकते, ये कहना कदापि उचित नहीं है, क्योंकि ये ग्राउंड नहीं है।
और ये इसका एक फिर वो कॉग्निजेंस ऑर्डर के खिलाफ ये क्वेसिंग में यहाँ पर आए थे, जिसमें 7/7/2022 को ऑर्डर हुआ था, जिसमें उन्होंने विथड्रॉल किया था कि हम चार्ज फ्रेमिंग के बाद आएंगे इस लिबर्टी के साथ। तो ये जो तमाम तरह का चीज़ें देख रहे हैं वो किसी भी माने एक लाइन में कानूनी बिंदु से, हालांकि राजनीतिक बहुत सारा कारण हो सकता है इस्तीफा देने का, इस चीज़ पर मैं नहीं कह सकता, लेकिन कानूनी की बात जो मैंने बताया कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 173 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, जिसमें सेक्शन 8 का सब सेक्शन 3 है, जिसमें और सेक्शन 8 में भी जो और जो अवलोकन करेंगे उस आधार पर जो है सो इनको अभी वर्तमान में इस्तीफा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सर क्या ऐसा माना जाए कि जो भी लोग इन पे आरोप लगा रहे हैं उनको संविधान का या कानून का ज्ञान नहीं है? देखिए, ऐसा मेरे द्वारा कहना उचित नहीं है। ये पॉलिटिकल स्टंट होता है कि विपक्षी का काम होता है कि आपके कमियों को उजागर करेंगे, तो आपको आपकी कमियों को उजागर करेंगे तो आपके तरफ से भी उस चीज़ को डिफेंड करने के लिए आप भी, चूंकि ये जनता की अदालत में बात होती है, तो आपके जो विपक्षी हैं उनको अभी उनका मौका मिला है तो वो बात को रखेंगे, आपके तरफ से भी प्रवक्ता होंगे, वो चीज़ों का अवलोकन करेंगे, ध्यान से सारे चीज़ों का अवलोकन करके वो करेंगे। लेकिन मूल बात मैं बता दूं, केवल यदि एफआईआर के आधार पर किसी व्यक्ति को यदि सज़ा होने लगे और या डिस्क्वालिफिकेशन होने लगे, तो आज के डेट में किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई भी, हमको लगता है 99.9% लोग हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई, जो पॉलिटिकल लोग हैं तो कोई ना कोई मुकदमा रहता है, चूँकि सरकार के विरुद्ध वो आंदोलन करते हैं, सरकार के नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, तो 353 धारा पुलिस के सरकारी कार्य में बाधा का, तो कहीं पर अगल बगल में आप मुखिया चुनाव लगे ग्राम पंचायत में तो 50 को दुश्मन हो जाता है। तो केवल इसीलिए देखिए, भारतीय संविधान जब बना तो काफ़ी रिसर्च करने के बाद बना। ये प्रथम बैठक हुई थी संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को, और भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, और उस चीज़ के चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब के नेतृत्व में ये सारा चीज़ हुआ था। तो उसमें बहुत सारे कंसेप्ट को लिया गया था, ये बोर्डिंग हुआ था, माने बहुत जगह से चीज़ों को लाया गया था। कनाडा का संविधान का अवलोकन किया गया, यूएसए का अवलोकन किया गया, ऑस्ट्रेलिया का किया गया, और तब जो जहाँ जहाँ से खूबसूरत चीज़ था उसको लाकर हमारे भारतीय संविधान में रखा। तो इस बिंदु पर बहुत बारीकी से सोचा गया कि यदि किसी व्यक्ति के ऊपर केस हो जाए मात्र, और वो उसको सरकारी नौकरी नहीं हो या उसको मंत्री बनने से रोकेगा, तो न किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी होगी। जैसे ही आदमी का रिजल्ट आएगा, 4 आदमी केस कर देगा तो नौकरी में चली जाएगी। तो भाई आप भी जानते हैं समाज में अधिकतर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोग हैं, अधिकतर केस जो है सो झूठा भी होता है। तो क्या एक आदमी, और हमारा जो इंडियन लीगल सिस्टम है वो कहता है कि 10 अपराधी बच जाए वो मंजूर है, पर एक निर्दोष को सज़ा नहीं होना चाहिए। तो भाई इसीलिए जो एडवर्स जुडिशरी, जिस दिन उनको सज़ा हो जाएगी, और सज़ा में मान लीजिए छोटा मोटा अपराध में पाया गया 1.5 साल की सज़ा होगी, तो इस्तीफा देने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक की सज़ा होगी तब उनको इस्तीफा देने की नौबत आएगी, कानूनी रूप से, लीगली रूप से। इसीलिए वर्तमान परिस्थिति में कानून जो कहता है उस दृष्टिकोण से इनको इस्तीफा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि सिर्फ आरोपों के आधार पर कोई भी मंत्री या नेता को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल सही बात आपने कहा कि आरोप है, अपराधी और आरोप में बहुत अंतर है। अपराधी किसी व्यक्ति को न्यायालय में एफआईआर होता है, पुलिस उसके बाद अनुसंधान करती है, अनुसंधान करने के बाद चार्जशीट जमा करती है, चार्जशीट के बाद कॉग्निजेंस होता है, कॉग्निजेंस के बाद चार्ज फ्रेम होगा, फिर वो गवाही पर जाएगी, और तब कहता है कि तमाम गवाहों एवं बयानातों को सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ये व्यक्ति दोषी है, तब मान लीजिए कि दोषी है, तब वो अपराधी के श्रेणी में हो जाएंगे। और हो जाने पर इतना ही नहीं, इतना चीज़ प्रोसेस गुजरने के बाद जो हमने जिक्र किया, उसके बाद यदि व्यक्ति को सज़ा मान लीजिए 2 वर्ष से नीचे का रहा तो इस्तीफा देने की ज़रूरत नहीं है। अभी मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर समझिए कि अभी मान लीजिए बिहार में लालू प्रसाद यादव जी को सज़ा दिया गया लोअर कोर्ट के द्वारा, तो चूंकि वो 2 वर्ष से अधिक का सज़ा है इसीलिए वो चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। यदि वो 2 वर्ष से नीचे की सज़ा होती, 1 दिन भी नीचे, तो वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होते। तो ये देखा जा रहा है कि अपराध का जो सज़ा का जो अवधि है वो कितने वर्षों का है, तब उस आधार पर जो है सो किसी व्यक्ति का डिस्क्वालिफिकेशन कानूनी दृष्टिकोण से होगा। लेकिन एक चीज़ है कि इसका एक पॉलिटिकल है, लोगों का आपके जो विपक्षी हैं वो आप पर हमलावर होंगे, आपके पास अपनी बात को रखने के लिए भी आपको भी अध्ययन करके अपने प्रवक्ताओं को, इधर के लोग होते वो तैयार करते हैं, और फिर वो होता है। तो ये समाज का और ये पॉलिटिकल, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आप अपनी चीज़ों को कितनी खूबसूरती से रखते हैं।
जितने भी लोगों को नहीं पता होगा कि बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह पर सिर्फ आरोप हैं, जब तक साबित नहीं हो जाता, और सर ने बता दिया कि 2 साल से अगर ज़्यादा की सज़ा होगी तब उनको इस्तीफा देने की ज़रूरत पड़ेगी। 2 साल से अगर सज़ा कम भी होती है, अगर मतलब सज़ा हो भी जाती है और 2 साल से कम होगी तो अपने पद पे रह सकते हैं। जितने भी लोग अभी तक फेक न्यूज़ चल रहा था, आज पूरे दिन आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे टीवी चैनलों पर सिर्फ और सिर्फ यही खबर चलाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं एक आरोप के बाद मंत्री कैसे बना दिया गया। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे नेताओं पर आरोप लगते रहे हैं और अभी भी लगे हैं। तो कहीं ना कहीं इस सब चीज़ों पर सर ने जो कहा ये बातें बिल्कुल सत्य हैं, क्योंकि यह कानून कहता है। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।